नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। संडे है आज 4 सितंबर के डेली न्यूज एनालिसिस और साइंटिस्ट टेक न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाले हैं। एडिटोरियल देखिए आज के दिन छपता नहीं है, कल का एडिटोरियल मैं ऑलरेडी आपके लिए अवेलेबल करवा चुका हूँ। आज डेली न्यूज की लगभग 4 न्यूज़ हैं जिसमें ट्रेड डाटा के रिस्पेक्ट में बात की गई कि कितना एक्सपोर्ट, कितना इंपोर्ट, ट्रेड डेफिसिट कितनी। यूके कनाडा के साथ जल्दी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इंडिया का साइन होगा। नैनो यूरिया के रिस्पेक्ट में एक अपडेट यहाँ पे दी गई, इसको देखेंगे। और $1.1 बिलियन के वेपन्स यूएस बेचेगा ताइवान को, चाइना इससे नाराज है। फिर साइंस एंड टेक के फील्ड में साइंस ने ड्रीम्स के फील्ड में क्या क्या अचीव किया इसके बारे में डिटेल्ड आर्टिकल है। वैसे तो आर्टिकल में बहुत सारी माइन्यूट डिटेल्स लिख रखी हैं, बट एज अ कॉम्पिटिटर हमें माइन्यूट डिटेल नहीं जाननी, हमें कुछ स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में जानना है, जैसे कि FEM स्लीप क्या होती है। तो 3-4 इंपॉर्टेंट टर्म्स और बेसिक लेवल पे इस न्यूज को समझ के आगे बढ़ेंगे। फिर कंजर्वेशन एफर्ट्स को बढ़ाने के लिए, खासकर माइग्रेटिंग इंडिविजुअल्स कैसे कंजर्वेशन को बढ़ाते हैं ओवरऑल, इस कंटेक्स्ट में एडेप्टेशन के रिस्पेक्ट में एक इंफॉर्मेशन है, इसको देखेंगे। और मंकी पॉक्स वायरस के कौन कौन से सब लीनिएजेस पूरी दुनिया में ओरिजिनेट हो रहे हैं इसके बारे में बात करेंगे। वर्ड ऑफ द डे देख लेते हैं, मेटाफर। मेटाफर मतलब एक वर्ड और फ्रेज दैट इज यूज्ड इन एन इमेजिनेटिव वे टू शो दैट समथिंग समबडी हैज द सेम क्वालिटीज एज अनदर थिंग। मतलब किसी को किस चीज के साथ कंपेयर कर देना, ठीक ना। वो कंपेयर थोड़ा स्मार्ट तरीके से या इनोवेटिव तरीके से किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हर वर्ड्स वर अ नाइफ इन द हर्ट, मतलब उसने बोला तो दिल पे छुरियां चल गई। तो क्या है, मतलब उसके शब्द चक्कू की तरह है। तो ये क्या एक मेटाफर है कि आप किसी एक पर्टिकुलर चीज को दूसरी चीज के साथ कंपेयर कर रहे हो, ओके, अपने मतलब बातों को, अपने आइडियाज को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। चलिए पहले आर्टिकल पे आ जाते हैं। GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, ट्रेड डाटा फ्लैग्स टेस्टिंग टाइम फॉर गुड्स एक्सपोर्ट्स। देखिए इंडिया का मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब अगस्त 2021 के कंपैरिजन में अगस्त 2022 का जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, जो सामान हमने एक्सपोर्ट किया है, वो 1.15% कम हुआ है, ठीक है। तो इस अगस्त 2022 में लगभग $33 बिलियन का इंडिया ने एक्सपोर्ट किया है, लेकिन पेट्रोलियम और कोल की वजह से $60 बिलियन से ज्यादा का इंपोर्ट हुआ है। इंपोर्ट्स इंडिया के अंदर अभी भी इनइलास्टिक है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनइलास्टिक इंपोर्ट। देखिए हम एक्चुअली में उन चीजों को खरीदना बंद कर देते हैं जो चीजें के दाम बढ़ जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, सबसे जो वाइडली डिस्कस्ड और कॉमन आइडिया है, कॉमन फिलॉसफी है, वो है चाय और कॉफी। अगर चाय के दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए तो लोग चाय पीनी बंद कर देंगे, कॉफी पीनी शुरू कर देंगे। अगर कॉफी के दाम बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं तो कॉफी पीनी बंद कर देंगे, चाय पीनी शुरू कर देंगे। तो मतलब जिस चीज के दाम बढ़ते हैं आप उस चीज के इस्तेमाल को कम कर देते हो, क्योंकि आपका खर्चा ज्यादा होता है। लेकिन हमारे इंपोर्ट्स इनइलास्टिक है, ठीक है ना। नॉर्मल कर केसेस में वो चीजें जिनके दाम ज्यादा है हमें उनको इंपोर्ट नहीं करना चाहिए। तो अगर पेट्रोलियम और कोल के दाम एक लिमिट से ज्यादा मार्केट में बढ़ रहे हैं तो हमें उनको नहीं खरीदना चाहिए, लेकिन इनके बिना देश चल ही नहीं पाएगा। तो इनका इंपोर्ट इनइलास्टिक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि कोल और पेट्रोलियम के दाम इंटरनेशनल मार्केट में कितने भी ज्यादा हो, तब भी हम उसको इंपोर्ट कर रहे हैं, भले ही उसको इंपोर्ट करना महंगा पड़ रहा है। इसको आप बोलते हो इनइलास्टिक इंपोर्ट। देखिए लिखा है डेफिनेशन, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैविंग इनइलास्टिक डिमांड व्हेन द चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज स्मॉल व्हेन देयर इज अ चेंज इन प्राइस। मतलब प्राइस बदला, ठीक है ना, प्राइस बढ़ा तब भी आपकी डिमांड कम नहीं हुई, डिमांड अभी भी उतनी चल रही है, समझ गए। फिर अगर ट्रेड डेफिसिट की बात की जाए, कंट्री के ट्रेड डेफिसिट, गुड्स ट्रेड डेफिसिट की, तो जुलाई में ट्रेड डेफिसिट अगर आप देखो तो $30 बिलियन था। इस बार थोड़ा कम है अगस्त में, लेकिन अभी भी $28.68 बिलियन है, सेकंड हाईएस्ट है ऑन रिकॉर्ड। अगस्त 2021 में ये ट्रेड डेफिसिट $11.7 बिलियन थी, लेकिन अब हम $28.68 बिलियन पर, मतलब हमारे इंपोर्ट्स बढ़ रहे हैं। भले ही इंपोर्ट की चीज महंगी पर तब भी हम मंगा रहे हैं। एक्सपोर्ट हमारे थोड़े बहुत यहां पे स्टेबलाइज हो रहे हैं, घटना तो नहीं बोलेंगे बट हाँ बहुत तेजी से नहीं बढ़ रहे हैं। अगर आप देखो तो जुलाई में प्रिलिमिनरी ट्रेड डाटा फॉर जुलाई हैड शोन अ 0.8% डिप इन एक्सपोर्ट्स, बाद में 2.1%। यहां पे बात हो रही है अगस्त की। अब जो हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी हैं BVR सुब्रमण्यम साहब, इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि देखिए ओवरऑल सीक्वेंशियली जो हमारे एक्सपोर्ट्स हैं वो 9% घटे हैं। सीक्वेंशियली का मतलब क्या है, जुलाई 2022 के रिस्पेक्ट में अगस्त 2022 में जो एक्सपोर्ट है वो 9% कम है। इसकी वजह क्या बता रहे हैं सुब्रमण्यम साहब, जो कि हमारे कॉमर्स सेक्रेटरी, इनका ये बोलना है कि जो इंटरनेशनल बायर्स हैं उनके अंदर एक टेंडेंसी देखी जा रही है कि वो अपने रिसिप्ट को डेफर कर रहे हैं। मतलब ये है कि मान लो जापान की किसी एक कंपनी ने
इंडिया से बोला कि तुम हमें ये बॉल बेयरिंग बना के भेज दो 5 टन। अब मान लो इस चीज की डिलीवरी फिक्स की गई थी अगस्त 2022 में, लेकिन जापानीज कंपनी इंडियन कंपनी को फोन करके बोलती कि एक काम करो, इसको अगस्त 2022 में भेजने की बजाय सितंबर 2022 में भेज देना। तो इसको क्या किया, डिलीवरी को डेफर कर दिया। समझ गए। अब एक एक्सपोर्टिंग नेशन, इंडिया जैसा नेशन क्या चाहेगा कि हम अगस्त में तो बियरिंग एक्सपोर्ट करें ही करें, सितंबर में भी करें, ठीक है ना। लेकिन बाहर के जो इंपोर्टर्स हैं, जो हमसे इंडिया से सामान खरीद रहे हैं, वो अपनी डिलीवरी को डेफर कर रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं। तो इसके चलते एक्सपोर्ट्स थोड़े घटते हुए नजर आ रहे हैं। फिर सरकार ने भी कुछ स्टेप्स लिए हैं, जैसे कि ओवरऑल आप कह लो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है पेट्रोलियम एक्सपोर्ट्स के ऊपर, ठीक है। तो उसके चलते भी एक्सपोर्ट्स थोड़े से कम होते यहाँ पे नजर आ रहे हैं। फिर व्हीट, आयरन, स्टील पैलेट्स, इस प्रकार की चीज़ों को थोड़ा कम एक्सपोर्ट करना है इंडिया से अंदर। इसके लिए कुछ चेक्स एंड बैलेंसेस लिए गए सरकार के द्वारा, ताकि डोमेस्टिक मार्केट में हम लोग महंगाई को, इन्फ्लेशन को टैकल कर सकें। इसलिए भी अगर आप देखो तो हमारे एक्सपोर्ट्स थोड़े कम होते नजर आ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए आयरन ओर का इंडिया बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है, बट आयरन ओर की इंडिया के मार्केट में भी तो रिक्वायरमेंट है, तो हम उसके एक्सपोर्ट्स को थोड़ा कम करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारे मार्केट में भी अवेलेबिलिटी रहे। अब अगर देखिए इस फाइनेंशियल ईयर में अप्रैल से लेकर अगस्त तक के टाइम पीरियड में ऑन एन एवरेज इंडिया ने $38.5 बिलियन के एक्सपोर्ट किए, और हमारा टारगेट ये है कि हम एक्सपोर्ट बढ़ाएं। वैसे तो अभी आगे के एक आर्टिकल में आपको पता चलेगा कि भारत सरकार का टारगेट है कि 2022-23 में $750 बिलियन के एक्सपोर्ट करें, बट ये बताया जा रहा है कि इन एनी केस 2022-23 में 450 से लेके 470 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट्स तो होंगे ही होंगे। 2021-22 में हम 400 बिलियन डॉलर क्रॉस कर चुके हैं, तो कम से कम 450 से 470 बिलियन डॉलर का तो एक्सपोर्ट हो। और अगर इतना करना है तो 36.8 से लेके 39.6 बिलियन डॉलर के बीच का ऑन एन एवरेज एक्सपोर्ट होना चाहिए अगले 7 महीनों में, ठीक है भाई। तो ये ओवरऑल बातें यहां पे बताई जा रही है। इसके लिए सरकार ये भी बोल रही है कि 30 सितंबर को एक नई फॉरेन ट्रेड पॉलिसी सरकार लॉन्च करने वाली है, जो कि हमारे एक्सपोर्ट्स को रेवोल्यूशनरी तरीके से बढ़ा सकती है। ये सब बातें ओवरऑल यहां पे बताई जा रही। अप्रैल से अगस्त के टाइम पीरियड में जो इंडिया की ट्रेड डेफिसिट है वो है $125 बिलियन। ये गुड्स की बात हो रही है, और अगर आप इसमें सर्विसेज भी जोड़ देते हो तो जो टोटल ट्रेड डेफिसिट है अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त 2022 में वो 160 से 180 बिलियन डॉलर है। जो हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं इसको भी नेगेटिवली देखने की जरूरत नहीं है। अगर हमारे इंपोर्ट बढ़ रहे हैं मतलब डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड है, और डोमेस्टिक इकोनॉमी में डिमांड ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसका मतलब यह है कि देश के लोगों के पास पैसा है, देश में डिमांड बढ़ रही है, देश के लोग चीजें कंज्यूम कर रहे हैं या फिर एक्सपोर्ट के लिए ऑर्डर आ रहे हैं, जिस चीज के लिए भी आ रहे हैं वो पॉजिटिव ही। फिर अगला जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स टू बी साइंड विद यूके कनाडा। 2022 में शायद हम यूनाइटेड किंगडम यानी इंग्लैंड के साथ और कनाडा के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट नेगोशिएशन साइन करेंगे। तो ऐसा बताया जा रहा है कि ऑलमोस्ट यूनाइटेड किंगडम के साथ एक फ्री ट्रेड पैक्ट एग्रीमेंट साइन होने वाला है, और कनाडा के साथ भी एक ऐसा ही एफटीए साइन होने वाला है। साथ साथ कनाडा के साथ एक बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी भी साइन हो जाएगी दिसंबर 2022 तक। इसके लिए बहुत हाई लेवल पे अर्जेंट बेसिस पे बातचीत चल रही है सरकार की। सरकार ने यह टारगेट बनाया है कि हो सके तो हम 2022-23 में $750 बिलियन तक के एक्सपोर्ट करेंगे। अब सोचिए बहुत बड़ी बात है दोस्तों, 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में हमने $410 बिलियन के एक्सपोर्ट किए, और उसके ही अगले साल हम $750 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट बनाएं, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। 30 सितंबर को एक फॉरेन ट्रेड पॉलिसी अनाउंस की जाने वाली है हमारी सरकार के द्वारा। इस फॉरेन ट्रेड पॉलिसी के अंदर एक्सपोर्ट्स के लिए हमारे एक्सपोर्टर्स को बहुत सारे इंसेंटिव भी दिए जाएंगे। तो इन इंसेंटिव्स के बाद हमारे देश के एक्सपोर्ट्स बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे, ऐसा बोला जाएगा। इंग्लैंड के साथ ऐसा बताया जा रहा है कि अब तक एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाता, बट उनका कोई वर्किंग प्राइम मिनिस्टर अभी नहीं है। बोरिस जॉनसन रिटायर हो चुके हैं, ठीक है ना, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर की कैटेगरी में काम कर रहे हैं। तो जब नया प्राइम मिनिस्टर चार्ज लेगा तो जल्द ही एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट उनके साथ नेगोशिएट कर लिया जाएगा, ठीक है भाई। अब एक और बात है, दुनिया भर की कंट्रीज चाइना पे अपनी ट्रेड डिपेंडेंस कम करना चाहती हैं, चाहे वो यूरोप हो चाहे वो यूएसए हो, ये चाइना पे इंपोर्ट डिपेंडेंस कम कर रही है। तो चूंकि ये चाइना पे इंपोर्ट डिपेंडेंस कम कर रही हैं, तो ये दुनिया भर की कंट्रीज भी चाह रही कि इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो जाए। तो कनाडा, इंग्लैंड, यूएस ये सब अगर, और यूरोप ये सब अगर इंडिया के साथ एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करती हैं,
तो एक तो इंडिया का बहुत बड़ा मार्केट इनके लिए ओपन होगा, दूसरा इंडिया से चीजें इनके यहाँ पे पहुंच जाएंगी तो चाइना के ऊपर इनकी जो डिपेंडेंस है वो कम होगी। जैसे अगर आप ऑस्ट्रेलिया की बात करो तो ऑस्ट्रेलिया में जो टॉप 20 प्रोडक्ट कैटेगरीज है उसमें से 18 में चाइना का मार्केट शेयर 50 से 80% है। इसलिए ऑस्ट्रेलिया ने हमसे इमीडिएट बेसिस पे एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया। अभी आपने देखा है कि चाइना ऑस्ट्रेलिया के रिश्ते भी बहुत अच्छे नहीं रहे। चाइना ने कुछ प्रकार के एक्सपोर्ट सैंक्शंस लगाए ऑस्ट्रेलिया के ऊपर, ऑस्ट्रेलिया से आने वाली चीजों के ऊपर कुछ इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई। तो ऑस्ट्रेलिया भी जानता है कि आगे आने वाले समय में अपनी डोमिनेंट और मोनोपोलिस्टिक पोजीशन का इस्तेमाल करके चाइना एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा चीजों को, इसलिए ऑस्ट्रेलिया भी अपने ऑप्शंस को यहाँ पे डाइवर्सिफाई करने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इंडिया के पास एक मौका खिल रहा है कि इंडिया ज्यादा से ज्यादा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को दुनिया भर की कंट्रीज के साथ साइन करे। ठीक है भाई, तो अगर आप देखो तो जो ऑस्ट्रेलिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हुआ है वो उनकी पार्लियामेंट में इस समय पे पेंडिंग है। उनकी पार्लियामेंट में 1 महीने में साइन हो जाना चाहिए और फिर इंप्लीमेंट हो जाना चाहिए। यूएई के साथ हमने जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया उसके चलते पहले 2 महीनों में ही इंडिया से जो ज्वेलरी एक्सपोर्ट्स है यूएई में वो 50% बढ़ी है। इंडिया ने अब तक 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किए। ओके, 3 आप कह लो के नाम यहां लिखे हैं, इंडिया मॉरिशस कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट, फिर इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये बहुत जरूरी है इंडिया यूएई, क्योंकि इंडिया यूएई कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप एग्रीमेंट हमारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल की कंट्रीज में एक्सपोर्ट करने का पोटेंशियल बढ़ा देगा। और एक और एग्रीमेंट है इंडिया ऑस्ट्रेलिया इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड ट्रेड एग्रीमेंट। ये 3 एग्रीमेंट पिछले 5 सालों में साइन हुए। तो वैसे अगर ओवरऑल 13 एग्रीमेंट्स की बात करिए तो ये है इंडिया श्रीलंका एफटीए, फिर एग्रीमेंट ऑन साउथ एशिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, साफ्ता एग्रीमेंट, साफ्ता एग्रीमेंट 50/2018 करके लिख के आता है नोटिफिकेशन नंबर इसका। फिर इंडिया नेपाल ट्रीटी ऑफ ट्रेड, इंडिया भूटान एग्रीमेंट ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड ट्रांसिट, इंडिया थाईलैंड एफटीए, इंडिया सिंगापुर सेसा कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एग्रीमेंट, फिर इंडिया एशियान सेसा, ठीक है, इंडिया साउथ कोरिया सेपा, इंडिया जापान सेपा, इंडिया मलेशिया सेसा, ठीक है, ये इंडिया मॉरिशस, ये मैंने आपको बता ही दिया, इंडिया यूएई और इंडिया ऑस्ट्रेलिया। ये आखिरी के जो 3 एग्रीमेंट है ये पिछले 5 सालों में साइन हुए हैं। उसके अलावा 10 पहले साइन हो चुके हैं। और जल्दी अगर हम इंग्लैंड कनाडा के साथ भी एक एग्रीमेंट साइन कर लेते हैं दैट विल बी अ विन विन सिचुएशन फॉर अस। आगे चलते हैं। नैनो यूरिया को सरकार बहुत तेजी से फास्ट ट्रैक कर रही है, जिस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी में और एग्रीकल्चर में न्यूज आपको काम की। देखिए नैनो यूरिया क्या है, एक प्रोडक्ट है जिसको इंडियन फार्मर्स और फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव नाम की कंपनी ने बनाया है। भारत सरकार का कहना है कि इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में पोटेंशियल है कि इंडिया के एग्रीकल्चर को ये ओवरऑल पैनेशिया की तरह ट्रीट कर सकता है, इंडिया के एग्रीकल्चर की सारी परेशानियों को खत्म कर सकता है। अभी क्या है, फर्टिलाइजर्स यूरिया जो पैकेज्ड वाला है 45 किलो की जो गोनी आती है वो फार्मर इस्तेमाल करता है। यहां पे आपको फार्मर दिख रहा है, उसने एक टोकरे के अंदर ये फर्टिलाइजर रख रखा है और पूरे में खेत में घूम घूम के वो फर्टिलाइजर फेंक रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए ये जो नया नैनो यूरिया बनाया गया है ये लिक्विड फॉर्म में होता है। मैं यहां पे ओवरऑल इसकी प्रॉपर्टीज आपको बताने वाला नहीं हूं, किस प्रकार से सरकार ने इस नैनो यूरिया को अप्रूवल दिया है उसके रिस्पेक्ट में यहां पे बातचीत की जा रही है। भारत सरकार ने काम दिया था इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को। इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च को अगर किसी फर्टिलाइजर को अप्रूवल देना है तो 3 सीजन्स तक इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है। इस असेसमेंट में यील्ड को चेक किया जाता है, जो फाइनल आप कह लो क्रॉप पैदा हो रहा है उसकी न्यूट्रिशनेस को चेक किया जाता है, किसी साइड इफेक्ट तो नहीं है, किसी प्रकार की कोई परेशानी तो नहीं है, इसको चेक किया जाता है। ओवरऑल एग्रीकल्चरल यील्ड कितनी बड़ी, ये सारे फैक्टर्स को डिसाइड किया जाता है और उसके बाद एक फर्टिलाइजर को अप्रूव किया जाता है। इसके लिए 3 सीजन्स का इंडिपेंडेंट असेसमेंट होता है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि नैनो यूरिया में केवल 2 सीजन्स का इंडिपेंडेंट असेसमेंट हुआ। 3 सीजन में लगभग 1.5 से 2 साल चले जाते हैं, 2 सीजन एक ही साल में हो जाते हैं, खरीफ और राबी। तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप देखो तो नैनो यूरिया की जो टेस्टिंग की है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने, नियम कानून के हिसाब से 3 सीजन्स की टेस्टिंग होनी चाहिए थी, बट नैनो यूरिया को अप्रूव करने से पहले केवल 2 सीजन्स की टेस्टिंग हुई। ठीक है, नैनो यूरिया के अंदर नैनो पार्टिकल्स होते हैं यूरिया के। ऐसा बताया जाता है कि एक आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल एक 45 किलो की यूरिया की गोनी को रिप्लेस कर सकती है। मतलब 45 किलो की यूरिया की गोनी जो इफेक्ट डालती है वो केवल आधे किलो की नैनो यूरिया की बोतल इफेक्ट डाल सकती है। हमारे फर्टिलाइजर मिनिस्टर मनसुख मंडाविया साहब ने बोला है कि 2025 तक इंडिया का डोमेस्टिक यूरिया प्रोडक्शन हमें आत्मनिर्भर बना देगा, सेल्फ सफिशिएंट बना देगा। अभी के लिए अगर आप देखो तो इंडिया 90 लाख टन फर्टिलाइजर हर साल इंपोर्ट करता है और उसके लिए इंडिया को खर्च करना पड़ता है 40,000 करोड़ रुपए। लेकिन
ऐसा बताया जा रहा है कि जब नैनो यूरिया पूरी तरीके से जो फिजिकल यूरिया, ये जो 45 किलो की यूरिया की गोनी का प्रयोग इसको रिप्लेस जब कर देगा तो हमें फर्टिलाइजर बाहर से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। अभी के लिए क्या है, चाहे चावल उगाना हो, मस्टर्ड उगाना हो, गेहूं उगाना हो, 45 किलो की गोनी तो यूरिया की लगती ही लगती है। एक तो तब लगती है जब आप सीड को ट्रांसप्लांट, एक तो होता है अर्ली सोइंग, सीड ट्रांसप्लांट करना, ठीक है ना। तो जब आप सीड्स वगैरह डाल रहे होते हो और इरिगेशन कर रहे होते हो तब आपको एक गोनी फर्टिलाइजर की लगती है। और बाद में जब उस पर्टिकुलर सीड से पौधा बाहर निकल आता है, शुरुआती स्टेजेस कैनोपी ऑफ लीव्स बाहर निकल के आती हैं, तब एक गोनी यूरिया की यूज होती है। तो 2 गोनियां नॉर्मल अगर केसेस में इस्तेमाल होती ही होती हैं। इसकी बजाय ये जो नैनो यूरिया की बॉटल है इसको इस्तेमाल किया जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर 45 किलो की यूरिया की बोरी को आधा किलो की बोतल रिप्लेस कर देगी। जी हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस अगर प्रॉपर तरीके से होता है तो डेफिनेटली यहाँ पे एक आधे लीटर की नैनो यूरिया की बोतल 45 किलो की यूरिया की गोनी को रिप्लेस कर सकती है। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च बोल रहा है और इफ्को नाम का ऑर्गेनाइजेशन बोल रहा है, इंडियन फार्मर्स एंड फर्टिलाइजर्स कोऑपरेटिव, जिसने नैनो यूरिया को बनाया है। समझ गए? इसके लिए अगर आप एक्सपेरिमेंट देखो तो इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च ने 2019-20 में 2 सीजन्स ऑफ एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है ना, और अपने रिजल्ट्स को सेंट्रल फर्टिलाइजर कमेटी को सबमिट किया। सेंट्रल फर्टिलाइजर कमेटी ने फरवरी 2021 में नैनो यूरिया को अप्रूवल दे दिया। अच्छा, जब ICAR से सवाल पूछा गया कि भाई आपका नियम तो 3 सीजन का है, आपने 2 ही सीजन में अप्रूवल क्यों दे दिया, तो इन्होंने बोला कि देखिए जो इफ्को है, इफ्को ऑलरेडी फार्मर फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट कर चुका है 4 सीजन में 94 क्रॉप्स के ऊपर 21 स्टेट्स में। इफ्को अपने रिजल्ट्स ऑलरेडी पोर्ट्रे कर चुका है। 2021-22 में भी खरीफ की खेती में इंडिया के अलग अलग एग्रो क्लाइमेटिक रीजन्स में इस नैनो यूरिया का इस्तेमाल किया गया। अलग अलग कॉम्बिनेशन में नाइट्रोजन को देश के अलग अलग इलाकों में इस्तेमाल किया गया। नैनो यूरिया के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को चेक किया गया और इससे ओवरऑल यील्ड देखने को मिली है, ठीक है ना। नैनो यूरिया को अप्लाई करने में जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस, मतलब फार्मर्स जब ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस से खेती करते हैं और उसके बजाय जब नैनो यूरिया से खेती कर रहे हैं, यील्ड 7% से बढ़ती नजर आ रही है। और जिस जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज हो रही थी, ट्रेडिशनल यूरिया इस्तेमाल नहीं हो रहा था, वहां पे जब नैनो यूरिया इस्तेमाल किया गया तो 11% यील्ड बढ़ी हुई देखने को मिली है। तो ये यहां पे ऑब्जर्वेशन निकल के आ रहा है, ठीक है। तो ये सब चीजें हैं। ICAR का भी बोलना है कि भाई देखिए नॉर्मल कर तो हम 3 क्रॉप सीजन्स तक चेक करते हैं, 3 क्रॉप सीजन्स में 1.5 से 2 साल लग जाता है, बट हमने यहाँ पे 2 क्रॉप सीजन सिर्फ इसलिए चेक किया क्योंकि इफ्को ऑलरेडी बहुत सारे फार्मर फील्ड्स में और ICAR अप्रूव्ड कृषि विकास केंद्र रिसर्च स्टेशन में इस नैनो यूरिया को लंबे समय से टेस्ट कर रहा है। वो टेस्ट रिजल्ट्स भी हमारे सामने हैं। तो इफ्को की इंफॉर्मेशन के बेसिस पे और हमारी मतलब ICAR की 2 सीजन की इंफॉर्मेशन और एनालिसिस के बेसिस पे हमने नैनो यूरिया को यहां पे अप्रूवल दिया है। हालांकि इफ्को तो कुछ हद तक ये भी बोल रही थी कि जो यील्ड है नैनो यूरिया से वो 25% बढ़ रही है। हालांकि ICAR ने क्लियर किया कि 25% नहीं बढ़ रही है, 3 से 8% बढ़ रही है और वो 3 से 8% कम हो सकता है अगर मान लो कोई क्लाइमेट इन्फ्लुएंस या फिर कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाता है तो। बट फिर भी कहीं ना कहीं कन्वेंशनल फर्टिलाइजर से ये जो नैनो यूरिया है वो इन्वायरमेंटली और यील्ड वाइज दोनों तरीकों से बेहतर है। एक 45 किलो की जो यूरिया की गोनी है वो 3,000 रुपए की आती है, लेकिन सब्सिडाइज रेट पे वो 242 रुपए की मिलती है। एक आधी लीटर की भी नैनो यूरिया की बोतल 240 रुपए की मिलेगी। अब एक्चुअली में इसको बनाने में कितना खर्चा आएगा इसके बारे में मैंने थोड़ी इन्फॉर्मेशन ढूंढी है, बट एक्चुअली में कहीं कंक्रीट मिली नहीं, इसलिए मैं डाटा आपके साथ डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस नैनो यूरिया के इस्तेमाल से 8% एवरेज प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी पर हेक्टेयर। फार्मर्स को 5 से 10,000 रुपए का फायदा और हो सकता है, जो कि एक बहुत बड़ा फायदा होगा। तो 2025 तक इंडिया के अंदर ऐसे 8 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स होंगे जो 44 करोड़ बॉटल्स नैनो यूरिया की बनाएंगे, जो कि 44 करोड़ यूरिया की गोनी को रिप्लेस कर देंगे। और ये जो 44 करोड़ बैग्स है ना यूरिया के, ये होता है लगभग 200 लाख टन। इंडिया के अंदर फर्टिलाइजर का कंजम्पशन है लगभग 300 से 350 लाख टन। इसमें से 200 लाख टन का फर्टिलाइजर नैनो यूरिया के थ्रू होगा, जो कि अपने आप में बड़ी अचीवमेंट होगी अगर नैनो यूरिया एक्चुअली में उतना बेनिफिशियल है जितना इसको पोर्ट्रे किया जा रहा है। फिर आ जाते हैं अपनी अगली न्यूज पे। GS पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, ये करंट अफेयर्स में लास्ट न्यूज है। इसके बाद 3 न्यूज़ हम लोग साइंस एंड टेक की डिस्कस करेंगे। US अप्रूव्स $1.1 बिलियन ताइवान आर्म सेल्स एंगरिंग चाइना।
देखिए यूएस ने एग्री किया है कि हम $1.1 बिलियन के वेपन्स बेचेंगे ताइवान को, लगभग 955 मिलियन पाउंड्स के। चाइना यहाँ पे नाराज होता नजर आएगा। इन वेपन्स में रडार सिस्टम होगा जो इनकमिंग मिसाइल्स को ट्रैक करेगा, कुछ एंटी शिप और एंटी एयर मिसाइल्स भी यहाँ पे बेची जाएंगी। अब जैसे ये डील यूएसए के द्वारा अनाउंस की गई, जो चाइनीज एम्बेसी है वॉशिंगटन के अंदर वो नाराज हो गई। उसने बोला कि यूएस ने अगर इस डील को रिवोक नहीं किया तो काउंटर मेजर्स होंगे। जो स्पोक्समैन है ल्यू पेंग्यू चाइनीज एम्बेसी वॉशिंगटन में, उसने ये बोला है कि ये डील सीवियरली जियोपर्टाइज करती है वॉशिंगटन और बीजिंग के रिलेशंस को। अगर यूएस नहीं रुका तो हम काउंटर मेजर्स लेंगे इस सिचुएशन को टैकल करने के लिए। बीजिंग का बोलना यह है कि ताइवान हमारा है, हम जोर जबरदस्ती से भी ताइवान ले लेंगे अगर हमको लेना पड़ा तो। इस $1.1 बिलियन के पैकेज में $655 मिलियन का रडार वार्निंग सिस्टम है, $355 मिलियन की 60 हार्पून मिसाइल्स होंगी जो शिप तक को डुबो सकती हैं, $85.6 मिलियन की साइड वाइंडर सरफेस टू एयर और एयर टू एयर मिसाइल होंगी, ऐसा बोला है पेंटागन के डिफेंस सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन एजेंसी ने। डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट का यह बोलना है कि इस प्रकार की डील ताइवान की सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। ताइवान के ऊपर कोई मिलिट्री, डिप्लोमेटिक और इकोनॉमिक प्रेशर ना डाले, इसके लिए हम ताइवान के साथ यहाँ पे खड़े हैं। ऑब्वियस सी बात है, इतने बड़े स्केल पे वेपन्स अगर यूएस ताइवान को बेचेगा तो चाइना यहाँ पे नाराज होगा। चाइना के अंदर एक बहुत बड़ा आइडियोलॉजिकल थिंक टैंक ऐसा है जो कि ये बोल रहा है कि जी जिनपिंग की कारस्तानी के चलते और बदतमीजी के चलते ओवरऑल चाइना की ग्लोबल स्टैंडिंग बिगड़ रही है। दुनिया भर की कंट्रीज चाइना से अपनी सप्लाई चेन हटाना चाहती हैं। यूएस और यूरोप चाइना के इतने अगेंस्ट हो रहा है ताइवान के मुद्दे को लेके, तो शायद चाइना यहाँ पे बहुत जल्दी ही बेलिजरेंट होने लगा, बहुत जल्दी ही अपनी मसल्स को फ्लेक्स करने लगा और इसके चलते लॉन्ग टर्म में चाइना को बहुत नुकसान हो सकता है, ये यहां पे बताया जा रहा है। क्योंकि देखिए ओपनली यहां पे यूएस अब ताइवान को स्ट्रांग कर रहा है चाइना के अगेंस्ट। दुनिया भर की कंट्रीज अपनी सप्लाई चेन को चाइना से बाहर निकालना चाह रही हैं। चाइना को लॉन्ग टर्म में नुकसान होगा। ये नुकसान हो सकता है अभी ना नजर आए, बट अगले 5 से 10 सालों में नजर आएगा। तो अगले 20-25 साल तक चाइना ग्रो कर सकता था बिना किसी डिस्टर्बेंस के, लेकिन जी जिनपिंग के एक्स्ट्रा एम्बिशियस होने के चलते ओवरऑल जितना कुछ भी इनको फायदा हुआ था वो थोड़ा कम होता नजर आ रहा है। फिर अगली न्यूज है, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक हैज साइंस इवॉल्व टू रिकॉर्ड ड्रीम्स। देखिए यहां पे ब्रेन वेव रिकॉर्डिंग्स के थ्रू यहां पे समझा जा रहा है कि रेम स्लीप को आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे। रेम स्लीप होती है रैपिड आई मूवमेंट, मतलब जब आप सो रहे होते हैं तो जो आपकी आंखें वो बहुत तेजी से मूव हो रही होती है। ये आदमियों में भी होता है, जानवरों में भी होता है, रैट्स में भी होता है। ह्यूमन बायोलॉजी को समझने के लिए पिछली 1 शताब्दी में बहुत कुछ हुआ है। उसके साथ साथ ह्यूमन बायोलॉजी में ड्रीम्स को भी मॉनिटर किया जा रहा है। ये जो बायोलॉजिकल फंक्शन होता है ना ड्रीम का, ये एक ऐसा ग्रे एरिया है जिसके बारे में हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन अवेलेबल है नहीं, बट फिर भी बहुत हद तक इसके ऊपर साइंटिफिक रिसर्च हो रही है। और कहीं ना कहीं रेम स्लीप के रिस्पेक्ट में देखिए बहुत प्रकार की स्लीप्स होती हैं, उसमें से एक टाइप होती है रेम स्लीप, रैपिड आई मूवमेंट स्लीप। मतलब जब आप सो रहे हो तो आपकी जो आंख की भौएं होंगी वो बहुत तेजी से ऊपर नीचे जा रही होंगी, इसको आप बोलते हो रेम स्लीप। तो जब आप सो रहे होते हो रेम स्लीप में, उस समय पे आपकी भौएं जिस प्रकार से मूव कर रही होती हैं, क्या उन भौओं को एनालाइज करके इंटरप्रेट करके कुछ पता चलाया जा सकता है? तो देखिए रेम स्लीप की डिस्कवरी 1952 में हुई थी। 1952 के बाद से बहुत सारी थ्योरीज आई, पहले सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी आई और अब तो बहुत सारी थ्योरीज आई हैं। देखिए रेम स्लीप ह्यूमंस में सारे मैमल्स और बर्ड्स में पाए जाते हैं, ठीक है। और सबसे खास बात यहाँ पे ये है कि कुछ ऐसे भी यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जैसे कैट है। अभी कैट के ब्रेन में उसकी मोबिलिटी को डी फंक्शनलाइज कर दिया, मतलब कैट का ऑपरेशन करके उसको इमोबाइल कर दिया, वो मूव नहीं कर सकती। लेकिन जब कैट सो रही थी तो जब उसकी रेम स्लीप को एनालाइज किया गया तो कैट अपनी नींद में बाकी कैटों से या जानवरों के साथ लड़ती भागती नजर आ रही थी। मतलब भले ही उसको आपने इमोबाइल कर दिया उसके शरीर से, लेकिन अपनी नींद में, अपनी रेम स्लीप में वो कैट दौड़ रही थी, भाग रही थी, दूसरे एनिमल से लड़ रही थी, इंगेज कर रही थी। तो मतलब रेम स्लीप से ओवरऑल ब्रेन वेव्स को मॉनिटर किया गया और ये पता करने की कोशिश की गई कि हाँ भाई ओवरऑल एक जानवर अपनी स्लीप में क्या कर रहा होगा। जैसे एक रैट है, एक रैट को एक मेज में छोड़ दिया, मेज होती है ना इस तरीके के छोटे छोटे से रास्ते होते हैं, उनके बीच में आप जानवर को छोड़ दो, फिर वो अपना बाहर निकलने का रास्ता ढूंढता है, उसको आप बोलते हो मेज। तो अगर आप एक रैट को, एक चूहे को मेज में छोड़ दो, ठीक है ना, तो पूरा होश में है उस समय पे उसकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करो, और जब वो रैट रेम स्लीप में होता है उस समय पे उसकी ब्रेन वेव्स को मॉनिटर करो, दोनों में ज्यादा कुछ फर्क नहीं होता है। हो सकता है कि अपनी नींद में भी, अपनी रेम स्लीप में भी वो माउस शायद उस मेज से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हो। समझ गया आप बात को? तो इस प्रकार से, अच्छा, रेम स्लीप इज अ टाइप ऑफ स्लीप। हर बार एक इंसान सो रहा है तो वो रेम स्लीप में होगा ऐसा जरूरी नहीं है। रेम स्लीप में आपकी जो आई मूवमेंट है, उसका जो मोशन होता है वो बहुत तेज होता है।
इनको एनालाइज करने के लिए लंबे समय से थीसिस चल रही है। एक कैल्विन हॉल नाम के कंपाइलर, उन्होंने 50,000 ड्रीम्स के पैटर्न को कंपाइल किया और उसके बेसिस पे चीज़ों को एनालाइज किया। अमूमन ये पाया गया कि जो बच्चे हैं वो सोते वक्त स्माइल करते हैं क्योंकि उनके दिमाग में ज़्यादा टेंशन नहीं होती, लेकिन जो एडल्ट्स हैं उनके ड्रीम्स प्रेजेंट नहीं होते। एडल्ट्स डेली लाइफ में स्ट्रगल करते हैं, पैसा कमाना है, परेशानियां हैं, तो एंग्जाइटी ज़्यादा होती है, तो वो एंग्जाइटी उनके सपनों में भी नजर आती है। ठीक है भाई, तो ये सब बातें ओवरऑल यहाँ पे बता रखी हैं। कई बार क्या होता है कि ड्रीम्स में जैसे आपके दिन की फंक्शनिंग में कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपके साथ हुई है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ एक मेमोरी की तरह आपके दिमाग में बैठ जाती है और कभी कभी वो आपके ड्रीम में रिप्रेजेंट होती है, और बाकी जो छोटे मोटे फंक्शंस हो रहे हैं वो कहीं ना कहीं क्लटर की तरह कहीं साइड में आपके दिमाग में पड़े रहते हैं, जो कभी कभी आप कह लो एफर्ड वे में ड्रीम में बाहर में निकल के आ सकते हैं। तो इस रैम स्लीप में कभी कभी एक इलेक्ट्रो ऑक्यूलोग्राफ को इस्तेमाल किया जाता है, ईओजी को, आई मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करने के लिए स्लीपिंग ह्यूमन वॉलंटियर्स में। और रैट्स एनिमल्स में भी इस चीज को एनालाइज किया गया और उसमें यह देखा जाता है कि किस प्रकार से आंखें मूव कर रही हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल नॉर्मल कर आप देखो, अगर एक चूहे को आप ओपन मैदान में छोड़ दो तो वो चूहा हमेशा अपनी आंख उठा के आसमान की तरफ देखेगा। अब आंख उठाएगा तो ब्रेन भी उसका ऊपर की तरफ उठेगा, वो ये देखता है कि ऊपर से कोई प्रेडेटर आके उड़ के उसको उठा के ले ना चला जाए खाने के लिए। उसी प्रकार से एक ह्यूमन जब नॉर्मल का रोड पे चल रहा होता है तो कभी राइट देखता है, कभी लेफ्ट देखता है, वो ट्रैफिक मूवमेंट्स को एनालाइज करता है। इन सब एनालिसिस में एचडी सेल्स का इस्तेमाल होता है, हेड डायरेक्शन सेल्स का। तो जब एक इंडिविजुअल ह्यूमन सो रहा होता है या फिर जब एक रैट सो रहा होता है, उस समय पे उस ह्यूमन और रैट्स के हेड डायरेक्शन सेल्स को एनालाइज किया जाता है और उसके आधार पर पता किया जाता है कि रेम स्लीप के अंदर भी ये जो एनिमल है, ये जो ह्यूमंस हैं, वो उतने ही एक्टिव हैं जितने जब वो जगे हुए होते हैं तब होते हैं। तो चाहे आप अवेक हो चाहे आप रेम स्लीप में हो, आपकी एचडी सेल एक्टिविटी दोनों केसेस में ऑलमोस्ट बराबर ही होती है और करस्पॉन्डिंग मूवमेंट ही होता है उनका। तो रात में भी जब एक रैट सो रहा है तब भी उसको ये फील हो रहा है कि वो बार बार ऊपर सर उठा के देख रहा है कि कहीं कोई प्रेडेटर उसको आके खा ना ले। अब इस प्रकार की स्टडीज का ऑब्जेक्टिव क्या है, इस प्रकार की स्टडीज मदद कैसे कर सकती है हमको? तो सोल्जर्स के अंदर जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर होता है, इसको दूर करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल एक सोल्जर है, अब सोल्जर्स बहुत ट्रिकी और डिफिकल्ट टेरेन्स में काम करते हैं। मान लो एक सोल्जर एक जगह को क्रॉस कर गया, उसके पीछे एक हैंड ग्रेनेड फट गया और वो सोल्जर मरते मरते बचा, सोल्जर को कुछ नहीं हुआ, लेकिन जस्ट बगल में ग्रेनेड फटा है, तो हो सकता है उसको स्ट्रेस हो जाए। बिल्कुल भाई, आपने मौत को अपने सामने देख लिया और आपको पता है कि जस्ट अगर आप थोड़ा पहले इससे होते तो वो आपको छू सकती थी। जैसे मैं अपना एक इंसिडेंट बताता हूँ कुछ दिन पहले का, कि भाई मैं सैनिक स्कूल, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल का पढ़ा हुआ हूँ। तो एक बार अपने फील्ड से मैं क्रॉस कर रहा था, तो क्या है कि हमारे सैनिक स्कूल में पीछे की तरफ से एक शॉर्टकट था क्लासेस जाने के लिए, तो मैंने मेन रास्ता स्किप करके पीछे वाला रास्ता चुना। मैं अकेले ही था, कोई नहीं था, मैं क्लासेस के लिए लेट हो गया, तो मुझे लगा जल्दी पहुंच जाऊंगा। एकदम से मुझे सर्र से किसी चीज़ की आवाज़ आई, तो मैंने देखा कि मतलब वो चीज़ मेरे पैर के नीचे से निकली थी। जब तक मैंने राइट मुड़ा तो मुझे देखा कि वो चीज़ मुझसे 5 मीटर दूर थी, वो बड़ा लंबा सा सांप था। वो लंबा सा सांप मेरे पैर के नीचे से निकल गया। तो एक सेकंड के लिए मैं वहाँ पे फ्रीज हो गया, थोड़ा सा स्ट्रेस हो गया, और 1-2 दिन तक मुझे ये लगता रहा कि यार ये क्या हो गया, कहीं काट ना लेता मुझे। तो इसको क्या बोलते हो कि एक प्रकार का ट्रॉमा हो गया, स्ट्रेस हो गया। लेकिन कुछ लोगों के साथ ये बहुत सीवियर हो जाता है। एक सोल्जर जिसके जस्ट बगल में बम फटा हो और वो मरते मरते बचा हो सकता है उसको इस प्रकार के नाइटमेयर्स बहुत सालों तक आते रहे, क्योंकि उसने एक बहुत ही डेंजरस चीज़ यहाँ पे देख ली। तो ऐसे केसेस में उस इंडिविजुअल को नींद में रिलैक्स किया जा सकता है रिहेबिलिटेशन स्ट्रेटजीज के थ्रू, जो कि नींद में भी REM मैकेनिज्म में उसकी HD सेल्स एक्टिवेट होती हैं। तो उनको डीएक्टिवेट करके, उनको थोड़ा शांत करके एक इंसान का रिहेबिलिटेशन यहाँ पे किया जा सकता है। तो ये कुछ आइडियाज हैं इस पर्टिकुलर रिसर्च को इस्तेमाल करने के लिए, स्ट्रेस को दूर करने के लिए, पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर को दूर करने के लिए इस टेक्नोलॉजी का यूज हो सकता है। फिर अगला GSPSC साइंस एंड टेक के रिस्पेक्ट में एक न्यूज है, फैक्टर्स टू कंसीडर व्हेन माइग्रेटिंग इंडिविजुअल्स फॉर कंजर्वेशन एफर्ट। देखिए यहाँ पे क्या बताया जरा। माइग्रेशन से ओवरऑल एडेप्टेशन बढ़ता है, इसके लिए पहले एक स्टडी कंडक्ट की गई थी। ठीक है, अभी कुछ रिसर्चर्स हैं इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च पुणे के, उन्होंने यहाँ पे रिसर्च की। ठीक है ना, उनकी रिसर्च जर्नल फॉर एवोल्यूशनरी बायोलॉजी में छपी भी है। अब यहाँ पे एक पुरानी रिसर्च को कोट किया गया, 2007 की एक रिसर्च है, जर्नल प्रोसीडिंग्स ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी बायोलॉजिकल साइंसेज की। ये क्या बोल रही है? ये रिसर्च ये बोलती है कि मान लीजिए कहीं पे इमिग्रेशन हो रहा है, मान लीजिए कि आप किसी एक पर्टिकुलर स्पेशी के ऊपर स्ट्रेस डालो और वो स्ट्रेस ऐसा है कि वो पर्टिकुलर स्पेशी मर जाएगी, लीथल है,
तो किसी पर्टिकुलर स्पेशी के ऊपर आप लीथल स्ट्रेस डालते हो। मतलब मान लीजिए कि एक स्पेशी की आदत है 15 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर में रहने की, अब ग्लोबल वार्मिंग हुई हो 15 डिग्री की बजाय 18 या 19 डिग्री टेम्परेचर हो गया, तो ऐसे केसेस में उस स्पेशी के ऊपर आपने ऐसा टेम्परेचर इंक्रीज किया कि वो लीथल है, उसके मरने के चांस है। तो ऐसे केसेस में उस स्पेशी के अंदर अगर माइग्रेशन होता है, तो माइग्रेशन क्या करता है कि जेनेटिक वेरिएशन को बढ़ा देता है, और जब जेनेटिक वेरिएशन बढ़ जाता है तब एक स्पेशी के सरवाइव करने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। ठीक है, ये 2007 की स्पेशी बोलती है। ठीक है ना भाई। तो ओवरऑल एक स्पेशी मान लो कहीं पे रह रही है, उस स्पेशी में कुछ क्लोनल क्या होता है कि क्लोन से आपने कोई स्पेशी बना दी, जैसे कि एस्चेरिचिया कोली की मान लो एक कॉलोनी है। अब इसके अंदर कुछ और एस्चेरिचिया कोली आके मिल रहे हैं, कुछ क्लोनल हैं, कुछ जेनेटिक डाइवर्सिटी के हैं, तो अलग अलग लोग एक पर्टिकुलर जगह पे मान लो कुछ 1 लाख एस्चेरिचिया कोली है, उसमें 3-4 लाख और आके रहने लगे, उनके अंदर जेनेटिक डाइवर्सिटी कुछ के अंदर नहीं है, आप कह लो एंशिएंट है, क्लोन के थ्रू उनको बनाया गया, क्लोनिंग प्रोसेस के थ्रू। तो अगर उस पूरी कम्युनिटी की आप जो एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं उनको लीथल कर रहे हो, तो इस बड़े माइग्रेशन से उनका अडेप्टेशन बढ़ेगा। अडेप्टेशन बढ़ेगा मतलब उनकी जीने की कैपेबिलिटी, उनका इम्यून सिस्टम डेवलप होगा। ये 2007 की स्टडी बताती है। लेकिन अभी जो स्टडी की गई है IISER की, ये थोड़े से चेंजेस कर रही है। इमिग्रेंट्स के आने के चलते हमेशा अडेप्टेशन बढ़े, ऐसा भाई देखो जरूरी नहीं है। यहां पे ये पर्टिकुलर स्टडी ये बताती है कि भाई देखिए, अगर आप एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट लेके आ रहे हो और वो स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट मॉर्टिलिटी कॉज नहीं करेगा, आपको मरेगा नहीं। अब समझिए, एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो आपकी जान ले ले, उस केस में अगर माइग्रेशन हो रहा है तो आपका अडेप्टेशन बढ़ेगा। लेकिन एक ऐसा स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट जो लीथल ना हो, जो मॉर्टिलिटी कॉज ना करे, जो आपकी जान ना ले, उस केस में अगर आप माइग्रेशन बढ़ाते हो तो फिर वो माइग्रेशन आपका अडेप्टेशन बढ़ाएगा नहीं, आपका अडेप्टेशन कम कर देगा। तो ये डाइवर्स थ्योरीज देखने को मिल रही है। एक थ्योरी ये बोल रही है कि एनवायरमेंटल फैक्टर्स बदल रहे हैं, स्ट्रेस बढ़ रहा है एनवायरमेंट में और उसके चलते मरने के चांसेस है, मॉर्टिलिटी है, लीथल है वो एनवायरमेंटल चेंज। तो अगर बाहर से माइग्रेशन हो रहा है तो अडेप्टेशन बढ़ेगा। लेकिन अगर स्ट्रेस बढ़ रहा है लेकिन उस स्ट्रेस से आपकी मौत नहीं होगी, वो लीथल नहीं है, तो उस केस में अगर माइग्रेशन होता तो आपका अडेप्टेशन घटेगा। अब इस बात को लेके अलग अलग थ्योरेटिकल ऑब्जर्वर्स ने, साइंटिस्ट ने अपना अलग अलग व्यू पॉइंट दिया। जैसे कि एस सेल्वेरिश्वी साहब का ये बोलना है कि भाई देखिए, एक इंडिविजुअल, इमिग्रेंट इंडिविजुअल का जेनेटिक मेकअप बहुत हद तक चीजों को डिसाइड करता है, किस प्रकार के इंडिविजुअल्स माइग्रेट कर रहे हैं। ठीक है ना। इफेक्ट ऑफ माइग्रेशन सिर्फ स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में डिपेंड नहीं करेगा, जो माइग्रेंट्स हैं उनके इंडिविजुअल जेनेटिक मेकअप पे भी डिपेंड करेगा। तो जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, अगर उनके अंदर जेनेटिक वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, अगर उनका इवॉल्वेशन बहुत ज्यादा हो चुका है, तो अडॉप्टेशन वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर एंशिएंट क्लोनल माइग्रेशन हो रहा है तो वो अडॉप्टेशन नहीं बढ़ाएगा। फिर कुछ और बातें यहां पे बताई जा रही हैं। The effect of migration is not just a property of the evolving individuals, but result from the interaction between the nature of their environment and genetics of the immigrant individuals. मतलब जो individuals migrate करके अंदर आ रहे हैं उनका जेनेटिक प्लस जिस environment के साथ वो अपने आप को interact कर रहे हैं उसके इंटरमिक्स से यहाँ पे वो फैक्टर्स निकल के आएंगे जिसके बेसिस पे पता चलेगा कि हाँ भाई अडेप्टेशन बढ़ रहा है या घट रहा है। ठीक है भाई, आ जाते हैं अगले। न्यू सब लीनेजेस ऑफ मंकी पॉक्स वायरस इमर्ज, जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक। आखिरी न्यूज आज की, आखिरी साइंस एंड टेक की न्यूज। देखिए, मंकी पॉक्स को इस साल के शुरुआत तक कोई सीरियस डिजीज नहीं पहुंच रहा था। पहले इसको सेंट्रल और ईस्टर्न अफ्रीका का डिजीज समझा जाता था, वहीं फैलता था। ये पहली बार 1958 में आइडेंटिफाई किया गया था जब डेनमार्क में मंकीज को इंपोर्ट किया गया था। जूनोटिक वायरल डिजीज है, मतलब ये जानवरों से आदमियों में आई है। चूंकि इसका ओरिजिन के बारे में हमको पता नहीं है, इसलिए इसका नाम रख दिया गया मंकी पॉक्स। इसको इस साल ओवरऑल वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न डिक्लेयर किया, क्योंकि यूरोप में कोई सुपर स्प्रेडर इवेंट हुआ था मई जून के समय पे, खतरनाक तरीके से केसेस फैलने लगे। सितंबर 2022 तक आते आते दुनिया भर में 50,000 मंकी पॉक्स के केसेस हैं। 15 लोगों की मौत हो चुकी है और ऐसे ऐसे इलाकों से हुई है जहां पे कभी मंकी पॉक्स वायरस रिपोर्ट नहीं हुआ, जैसे इंडिया से। हालांकि स्ट्रेन को स्टडी करके यह बोला जा रहा है कि हो सकता है इंडिया में दूसरे स्ट्रेन बहुत समय से फैल रहे हो। एज ऑफ सितंबर 2022 10 कंट्रीज में मेजॉरिटी ऑफ केसेस हैं, यूएस, ब्राजील, पेरू, कनाडा, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यूके, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल। ज्यादातर जो अफेक्टेड हैं वो मेल्स हैं, 30 से 43 साल एज ग्रुप के हैं। हालांकि अलग अलग डेमोग्राफिक्स अलग अलग जगह पे पाई गई है, जैसे कि फॉर एग्जांपल वेस्ट और सेंट्रल अफ्रीका में यंगर इंडिविजुअल्स, बच्चों में भी ये पाया गया। ठीक है,
यूरोपियन कंट्रीज में लगभग 20,000 केसेस निकल के आए हैं मंकी पॉक्स के। स्पेन में 2 डेथ्स निकल के आई हैं। सबसे ज्यादा केसेस अगर कहीं निकल के आए हैं तो यूएस में निकल के आए हैं। यूएस में 30% ऑफ द ग्लोबल केसेस हैं। 18,000 इन्फेक्शन मंकी पॉक्स के यूएस में लेके आए हैं। पहली डेथ जो यूएस में हुई थी मंकी पॉक्स से वो टेक्सास में हुई थी। हालांकि वो जो पेशेंट था वो एक्चुअली में किस वजह से मरा इसको स्टडी किया जा रहा है। ये तो पता है कि वो पेशेंट बहुत हेवीली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज था। कुछ केसेस मंकी पॉक्स के यूएस के अंदर पीडियाट्रिक भी हैं। पीडियाट्रिक मतलब बच्चों के अंदर वो हुए। तो अभी भी प्रॉपर तरीके से हम ये स्टडी कर नहीं पाए हैं कि एक्चुअली में मंकी पॉक्स का एक्चुअल इंसिडेंस मोर्टिलिटी के साथ कैसे जुड़ा हुआ है। हालांकि एक चीज है कि जो डिक्लाइनिंग ट्रेंड है मंकी पॉक्स का वो देखने को दिख रहा है। पूरी दुनिया में मंकी पॉक्स कम हो रहा है। हाँ, यूएस एक ऐसी जगह है जहां पे मंकी पॉक्स के केसेस अभी भी बढ़ रहे हैं। यूरोप के अंदर मंकी पॉक्स के केसेस कम हो रहे हैं थैंक्स टू द वैक्सीनेशन कैंपेन जो यहाँ पे बनाए गए। अब आप बोलोगे सर मंकी पॉक्स की वैक्सीन ही बन गई, तो देखिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन बनी हुई है। स्मॉल पॉक्स जिस वायरस की वजह से होता है उसी वजह से मंकी पॉक्स भी होता है। इसलिए स्मॉल पॉक्स की वैक्सीन को ही मंकी पॉक्स को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और वो यहाँ पे इफेक्टिव भी हो रही है। एक प्रॉब्लम यह है कि लैटिन अमेरिका में मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ते नजर आ रहे हैं। ब्राजील, पेरू में, इक्वाडोर में मंकी पॉक्स के केसेस बढ़ रहे हैं। ओवरऑल मोर्टिलिटी भी बढ़ रही है। पेरू की बात की जाए तो 3rd हाईएस्ट है दुनिया में पेरू व्हेन इट कम्स टू केसेस ऑफ मंकी पॉक्स पर मिलियन हैबिटेट्स। हेल्थ केयर वर्कर्स में मंकी पॉक्स के केसेस केवल 5% है। ठीक है ना। ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर की वजह से मंकी पॉक्स के अब तक 3 केसेस यहां पे निकल के आए हैं। जेनोमिक सर्वेलेंस अभी भी बहुत तेजी से जारी है। अलग अलग आप कह लो सब लीनेजेस डिनोट किए जा रहे हैं, जैसे कि क्लेड 1 सब लीनेज है आपका मंकी पॉक्स का, क्लेड 2 है, क्लेड 2A, क्लेड 2B। तो जिस प्रकार से कोरोना के वेरिएंट्स का नामकरण किया गया था कुछ उसी प्रकार से न्यूट्रल तरीके से मंकी पॉक्स के आप कह लो सब लीनेजेस का भी नामकरण किया जा रहा है। अभी तक जेनोमिक सर्वेलेंस से पता चला है कि मंकी पॉक्स के 1500 जेनोम्स की इंफॉर्मेशन पब्लिक डोमेन में अवेलेबल है। जो यूरोपियन आउटब्रेक हुआ था वो 2B.B.1 लीनेज ऑफ वायरस की वजह से हुआ था और जो एक स्मॉलर लीनेज है 2B.A.2 ये इस समय पे इंडिया, यूके, यूएस और थाईलैंड में फैलता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है ना भाई। ये जो 2B.B.1 लीनेज है इसके बहुत सारे सब लीनेजेस बन गए हैं, जैसे कि B.1.6 जो कि पेरी में फैल रहा है, B.1.7 जो कि यूके में फैल रहा है, B.1.8 जो कि जर्मनी में फैल रहा है। तो कहीं ना कहीं कंटिन्यूड सर्वेलेंस की जरूरत है। मंकी पॉक्स के केसेस कहां पे फैल रहे हैं, कितनी तेजी से फैल रहे हैं, इसको लगातार आप कह लो मॉनिटर करने की जरूरत हो ताकि सर्वेलेंस के थ्रू हम इस पर्टिकुलर डिजीज के स्प्रेड को रोक सकें।